तो फोर्स को जो हम कैटेगराइज करेंगे, पुश और पुल है, एंड इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, शेप एंड साइज। इट कैन चेंज बोला जा रहा है, मतलब ये श्योर नहीं है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा ही होगा। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन होता है रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि हमारा रेस्ट भी इंक्लूडेड होता है और मूविंग भी होता है, रेस्ट एंड मूविंग बोथ। स्टेट ऑफ मोशन जो है दोनों इंक्लूड करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, तो दोनों चीजें, ऐसा नहीं कि मोशन में रेस्ट नहीं इंक्लूडेड है। शेप एंड साइज वाला वो चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यंग्स स्ट्रेस स्ट्रेन जो पढ़ा होगा, तो वहां पे फोर्स का ये इफेक्ट हम वहां डिस्कस करेंगे। किसी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना शेप वगैरह में सब चेंज होगा, वो सब। तो फोर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हम क्या देखेंगे? स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स को अगर हम कैटेगराइज करेंगे, फोर्स को कैटेगराइज करेंगे, क्या फोर्स किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो तुम सोचोगे बताओ मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, जस्ट उसको मेंटली रिकॉल करना है, ठीक है ना, बोला ना, बिगिनर माइंडसेट। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के बारे में हमारे तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फोर्स के बारे में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहोगे ये क्या है? रोटेशनल, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर से, कि अगर यहाँ से सेम ही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे, अगर ये फोर्स कोई डोर है, तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करो, अलग इफेक्ट जनरेट होगा। वही फोर्स अगर ऐसे अप्लाई करो 10 न्यूटन का, क्या ये डोर रोटेट होगा? नहीं। बट ये फोर्स ऐसे अप्लाई करने से इसका रोटेशन भी होगा। तो फोर्स के बारे में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस केस में? यूजफुल इन रिजिड बॉडी। जब रिजिड बॉडी होंगे वहां पे ये बड़ा यूजफुल हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये 3 पॉइंट्स के बारे में हमें हमेशा सोचना है। अगर तुम याद करोगे तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली हम सारे टाइप के फोर्सेस को ही तो डिस्कस करते हैं। 11th में जो है नॉर्मल रिएक्शन होता है, टेंशन होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, फिर उसके बाद विस्कस फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है, 12th में मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो हमारा फोर्सेस के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन है। क्या करना है उन फोर्सेस का? भाई वो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। तो मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बाद? हम उसके बाद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बता दो, उसका पाथ बताओ, उसका एक्सेलरेशन बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये सब तो करना है। तो इसके लिए तो मुझे फोर्स पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, किस मैग्नीट्यूड का है, किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, सो दैट कि हम उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकें। उससे हम फोर्स से एक्सेलरेशन जानेंगे, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी, पोजीशन, पाथ, ये सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ हमारा जो है फोर्सेस के साथ बड़ा इंटरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये तो हो गया। अभी हम इसको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज करेंगे contact force and non-contact force types. टाइप्स का मतलब है कि कोई भी कैटेगराइजेशन, कोई भी जनरल, आगे बहुत जगह ऐसा कैटेगराइजेशन बताऊंगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे क्लास का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं 12th में 90% पे एक ग्रुप मिलेगा, मोर देन 90, लेस देन 90, मुझे एक ग्रुप मिला। फिर उसके बाद मान लो मैंने बोला कि केमिस्ट्री में मोर देन 90%, तो मुझे एक सेपरेट ग्रुप मिला। बायोलॉजी में इतना, मैथ बायो का ग्रुप, इंजीनियरिंग मेडिकल ग्रुप, मतलब हमारा सेट वही है, बट हमें डिफरेंट ग्रुप्स मिल रहे हैं।
वैसे ही हमारा टाइप्स डिपेंड होता है किस चीज पे, टाइप्स डिपेंड्स ऑन बेसिस, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एक हमने टाइप जो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये हुआ होगा इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स, याद है बचपन में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया हुआ था। स्ट्रेंथ में इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। बट न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है, छोटे रेंज में न्यूक्लियस में ही ऑपरेट करता है। न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, कोई बता सकता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर का होता है। उतने स्मॉल वॉल्यूम में भाई प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो उन दोनों को ओवरकम करता है कौन सा, न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स को ओवरकम करके उनको बाइंड करके रखा हुआ है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स सबसे वीक, सबसे बेकार होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा एक कैटेगरी है। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के बेसिस पे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं हम डिवाइड कर देंगे, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, ये जो है कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से आएंगे, जस्ट फटाफट लिस्ट डाउन, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, यहाँ पे टेंशन, स्प्रिंग का फोर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट फोर्स होंगे। ये जो है रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ये टेंशन का होगा, ये स्प्रिंग का फोर्स होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोलेंगे mg, mg है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सारे क्या हो गए, नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो ये तो हमने जो है डिनोट कर दिया इसमें, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हमें डिनोट करना होता है, चलो ठीक है, ये तो फोर्सेस हो गए। इन्हीं फोर्सेस को रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन, representation of these forces in a diagram is called free body diagram, free body diagram। किसी भी ऑब्जेक्ट पे इनको हम अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिलता है। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग ड्रॉ करते रहेंगे, तुमने भी ड्रॉ किया होगा, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको ट्राई करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करके फिर हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या है भाई, फर्स्ट लॉज क्विकली मैं, अब वो डेफिनेशन वाली बात तो है नहीं, तुम्हें तो ऐसा आएगा नहीं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless and until some net unbalanced force is applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट, any object will not change its state of motion। F external if 0 या F net हम बोलेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर F net 0 है, वेक्टर समेशन ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन विल नॉट चेंज। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ने क्या कर दिया, फर्स्ट लॉ ने डिफाइन कर दिया, फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, वो डिफाइन करता है नेट फोर्स कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर फोर्स नहीं है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने वाला एजेंट क्या है, फोर्स है। तो ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ने जो है डिफाइन किया फोर्स, डिफाइन फोर्स। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग dp by dt, और ये इसी को बोला था डेल्टा p by डेल्टा t। ये बस ये पॉइंट्स जो है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स में एक बार क्विकली लिस्ट डाउन कर ले रहा हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम में हम इनको अप्लाई करते रहेंगे। अब ये डेफिनेशन तुम्हारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। F इज इक्वल टू dp by dt, वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जो चेंज है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू d by dt, और ये क्या हो जाएगा, मास इनटू लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट है, क्या मास वेरिएबल हो सकता है, हाँ मास वेरिएबल हो सकता है। कहाँ पे, वेरिएबल मास सिस्टम में। सर वेरिएबल मास सिस्टम का कोई एग्जांपल, मोशन ऑफ द रॉकेट, कोई रॉकेट का जो मोशन है वो वेरिएबल मास सिस्टम है, उससे रॉकेट से मास धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे कोलिजन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ये हो जाएगा m इंटू ए, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए, नेट फोर्स जो है वो m इंटू ए। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन मतलब वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कोई आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर टू Infinite. टू इनफिनिट। Yes, sir. कैसे, So, कोई भी इनफिनिट, डायरेक्शन। इनफिनिट कंपोनेंट्स की जो जो हमारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, कि अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये क्या है, ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर के जो है हम किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ लिख लेंगे कि जो भी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं। बट हम कौन से कंपोनेंट्स की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इस वेक्टर इक्वेशन के किसी भी वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स। कि अगर हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए बात करेंगे तो वो मैक्सिमम 3 पॉसिबल है। बट ओनली कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो इस वेक्टर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 स्केलर इक्वेशन है। कौन कौन से, नेट फोर्स अलोंग x, नेट फोर्स अलोंग x इज इक्वल टू m into ax, नेट फोर्स अलोंग y इज इक्वल टू m into ay, और नेट फोर्स अलोंग z इज इक्वल टू m into az। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन है। तो पहला केस क्या था, फर्स्ट केस में जो है नेट फोर्स जीरो था, जहां पे नेट फोर्स डिफाइंस फोर्स, नेट फोर्स जीरो था। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम केसेस,
जहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम केसेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ओनली नेट फोर्स जीरो, ना कि वेलोसिटी जीरो। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है वो एक्सीलरेटेड हो जाएगा। जल्दी जल्दी जो है थर्ड लॉ भी लिख लेते हैं। थर्ड लॉ तो बहुत फेमस है, सबको याद रहता है वो, चाहे फिजिक्स जानता हो या नहीं। तो थर्ड लॉ में एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। छोटा सा अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि यहाँ पे हमने ब्लॉक यहाँ प्लेस किया हुआ है टेबल पे, और ये डायग्राम है, यहाँ से हमने ये नोट कर दिया एन एन जी। ब्लॉक को हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है एन और यहाँ पे एम जी। तो क्या ये बोलना सही होगा एन एन एम जी आर एक्शन रिएक्शन पेयर? प्रभुदत्ता बताओ, एक्शन रिएक्शन पेयर ये एन एन एम जी आर। ब्लॉक का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और वहां पे बोल दिया कि दिस नॉर्मल इज द या रिएक्शन ऑफ एम जी, नॉर्मल इज द रिएक्शन ऑफ एम जी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, या बोल सकते हैं एन एम जी आर एक्शन रिएक्शन पेयर? कोई भी any answer, true or false? Action reaction pair, normal and mgr, true or false? Normal True. mgr True. 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 Yes, sir. So n and mgr, n and mgr एक्शन रिएक्शन पेयर, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। एक्शन रिएक्शन पेयर की जो खास बात होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है ए आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो है वो सेम नेचर के होते हैं। एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। मतलब ये नॉर्मल किसने अप्लाई किया, ये नॉर्मल टेबल ने अप्लाई किया, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, टेबल के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगा। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, एमजी का रिएक्शन एमजी, एमजी किसने अप्लाई किया, एमजी ने ब्लॉक के ऊपर अर्थ ने अप्लाई किया। तो इस एमजी का रिएक्शन कहाँ होगा, इस एमजी का रिएक्शन अर्थ पे होगा, अर्थ के सेंटर पे। ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है एमजी से, तो इसका रिएक्शन कहाँ पे होगा, इसका रिएक्शन एमजी होगा अर्थ के सेंटर पे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, ए आर पेयर। Action reaction pair acts on different objects, acts on different objects, are of same nature, are of same nature, are of same nature, same nature के लिए same nature के होंगे, equal and opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction. Opposite direction क्या है, acts on different object, are of same nature, mg का रिएक्शन mg, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन, जो भी है, और ये जो है सेम नेचर के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये सारे इसके जो है थ्योरेटिकल तीनों लॉज हो गए, तीनों लॉज के स्टेटमेंट्स हो गए, फोर्स हो गए, टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम केसेस। इक्विलिब्रियम केसेस, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम केसेस। इक्विलिब्रियम केसेस का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा।
नेट फोर्स रिजल्टेंट 0 होगा। नेट फोर्स अगर 0 है तो ये तो हमारे 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। 3 रेक्टेंगुलर नेट फोर्स अलोंग x0, नेट फोर्स अलोंग y0 एंड नेट फोर्स अलोंग z0। तो नेट फोर्सेस अगर 0 होंगे तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसमें कि क्वेश्चन ये है कि ये सॉलिड स्फीयर्स है, सॉलिड स्फीयर है प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, स्मूथ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ये जो है ये दोनों सॉलिड स्फीयर्स है और ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में प्लेस्ड है। इसका मास स्मॉल m है और ये जो मास है 3 है। हमें फाइंड करना है कि ये जो है A और ये है B। तो हमें बताना है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, फाइंड reaction force applied by wall of container on A and B. Friction is absent everywhere. All surfaces are smooth. All surfaces are smooth. Dimensions required है। Dimensions हम इसके मान लेते हैं, ये 3r है, 2r है, इसकी रेडियस 2r है और ये रेडियस जो है वो ले लेते हैं कि ये रेडियस है r। टोटल ये जो इसकी रेडियस 2r है और ये 3m है, इसकी रेडियस r है, जो स्मॉलर स्फीयर है उसकी रेडियस r है, 3m है। अगर ये टोटल, इसको ले लेते हैं कि ये 4r है, टोटल कंटेनर जो है वो 4r है, 4r है, देन व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? कौन कौन से फोर्सेस होंगे वॉल के साथ? मतलब हमें यहाँ से रिएक्शन फोर्स बताना है। वॉल के साथ मतलब एक तो यहाँ का रिएक्शन फोर्स बताना है कि यहाँ का रिएक्शन फोर्स बताना है। क्या ये इक्विलिब्रियम है? अब इसमें सारी चीजें एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई ये कंटेनर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम है मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर 0 है और इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर भी 0 है। पूरे सिस्टम पे 0 है और इंडिविजुअल पार्टिकल पे भी 0 है। ए के ऊपर भी 0 है, बी के ऊपर भी 0 है। तो अगर हमें फोर्सेस फाइंड करने हैं तो उनको तो डायग्राम में डिनोट करना पड़ेगा। तो हमें डायग्राम का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली लिया है इसलिए सो दैट कि तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप्स भी इसी में साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूं कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होता है कि सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। हमने क्या कर दिया कि ए को सिस्टम ले लिया, यहाँ से ए हमारा सिस्टम है, ए का सिस्टम है। ए की रेडियस है 2r, ए की रेडियस है 2r। तो यहाँ से
ये टोटल इसको मुझे लेना पड़ेगा, इसको हम ले लेते हैं 5 बार डिस्टेंस, अदरवाइज ये 5 बार डिस्टेंस 5 बार लेते हैं, नहीं तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर चला जाएगा 5 बार। ठीक है, एक एक कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे? एक तो यहाँ बी से कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ से कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ से कॉन्टैक्ट है। तो हर कॉन्टैक्ट से क्या ऐड करेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किस टाइप का होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। रिएक्शन फोर्स कैसा होता है? कोई भी एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश कर सकता है, तो पुश कर सकता है तो ये क्या कर रहा होगा? ये, और डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ से मैंने ये डिनोट कर दिया, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स होगा, ये होगा N1। ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा N2, और यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा N3। क्या ये जो फोर्सेस होंगे ये उस स्फीयर के सेंटर से पास करेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट सरफेस मतलब यहाँ पे इस सर्किल के टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो रेडियस के अलोंग होगा या सेंटर से पास करेंगे। तो ये हमने 3 रिएक्शन फोर्स दिखा लिया। उसके अलावा एफबीटी में पहले हमने सिस्टम लिया, सिस्टम हमारा ए है स्फीयर, ए के ऊपर हमने नंबर ऑफ फोर्सेस डिनोट किए, नंबर ऑफ फोर्सेस डिनोट कर दिया। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है इस पे? टोटल ये 3m है, 3m का फील्ड फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ से 3mg। ये हो गया ए का फ्री बॉडी डायग्राम। बी के लिए, बी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो बी का कॉन्टैक्ट, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? बी के 2 कॉन्टैक्ट्स हैं। कौन कौन से? बी का जो है कॉन्टैक्ट इस वर्टिकल वॉल के साथ है, तो ये वर्टिकल वॉल ऐसे अप्लाई कर रहा है, इसको हमने डिनोट कर दिया N4। और दूसरा क्या था? ए के साथ कॉन्टैक्ट था, ए किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है? ए फोर्स अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ जो, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या कर रहा होगा? इसको पुश कर रहा होगा N3 से, तो ये भी क्या करेगा? इसको N3 से पुश करेगा, N3 से पुश कर रहा है। और ये हो गए 2, और ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स mg। अब ये इसके फ्री बॉडी डायग्राम है। हमें कौन से फोर्सेस फाइंड करने हैं? हमें फोर्सेस फाइंड करना है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब N1 एंड N4। कोई बता सकता है? N1 एंड N4। अच्छा, फोर्सेस तो हमें जो भी है वेक्टर इक्वेशंस हैं, जो ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, तो वेक्टर इक्वेशन में तो x कंपोनेंट भी 0, y कंपोनेंट भी 0, x के डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, y के डायरेक्शन में 0। तो x के डायरेक्शन में तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या वेक्टर का रिजॉल्व हो पाएगा? जैसे मान लिया अगर ये वेक्टर r है, और रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? r tan थीटा, r cos थीटा होगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? r sin थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जिस लाइन के साथ एंगल दिया होगा वो कंपोनेंट क्या होगा? cos थीटा। अगर मुझे एंगल इस लाइन के साथ पता है, ये थीटा है, ये r है, इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा यार कि नहीं सर कैसे आ रहा है, ये क्या चल रहा है। ये r cos थीटा और ये क्या है? r sin थीटा। जिस लाइन के साथ रिजॉल्व करने के लिए मेरी 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, और जिधर रिजॉल्व करना उधर एंगल पता हो। तो एंगल एंड उसका लेंथ, मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए वेक्टर का, तो cos थीटा sin थीटा में रिजॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे एंगल क्या पता है? एंगल, एंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे ज्योमेट्री से।
तो ये डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशंस गिवन है तो कैसे कितना होगा एंगल, वो एंगल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ये दोनों को सेंटर्स को देखेंगे। ये था हमारा छोटा स्फीयर। जो आंसर बता सकते हैं यार वो कैलकुलेट करके बता दें, कोई बात नहीं, मैं जनरल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तब जो है कुछ आंसर बता सकते हैं वो बता बता दें, कोई इशू नहीं है। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, ये सेंटर से सेंटर की लेंथ हो जाएगी 3r, 2r प्लस ये 3r, 3r, और ये गैप कितना है, ये गैप है यहाँ से अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस है हमारी 2r और ये डिस्टेंस है r। टोटल कंटेनर का बेस कितना है, टोटल कंटेनर का बेस है 5r। टोटल इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन 5r। गैप कितना बचा, यहाँ से ये बच गया 2r, 5r मतलब ये r और 2r, 3r सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 2r। थीटा क्या होगा, थीटा कोई भी हम ले सकते हैं, ये थीटा हो जाएगा। थीटा में क्या लिख पाएंगे, ये एंगल अगर थीटा है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया, ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 3r और ये होगा 2r। cos थीटा sin थीटा इसमें हो जाएगा, cos थीटा ये 9 - 4 ये √5r। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 4 √5r। अब sin थीटा cos थीटा निकाल लेंगे। तो sin थीटा cos थीटा आ गया, फोर्सेस हमें फाइंड करने हैं, तो टोटल कंप्लीट को सिस्टम ले लो। अभी कोई आंसर दे पाएगा, आंसर आंसर n1 = n4 = 2mg by √5। ठीक है, n1 = n4 होगा, हमें यहाँ से जो है इक्वेट करना है, ये थीटा हमने फाइंड कर लिया, ये थीटा फाइंड कर लिया, ये थीटा, ये हो जाएगा n3 cos थीटा, n3 cos थीटा, और ये हो जाएगा n3 sin थीटा। n3 cos theta net force along y0, n3 cos theta is equal to mg, n3 cos theta is equal to mg, cos theta की वैल्यू हमारे पास है, cos theta is equal to √5, n3 is equal to √5r divided by 3r is equal to mg। तो n3 की वैल्यू आ जाएगी, n3 is equal to 3mg by √5। अब n3 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी, n4 की वैल्यू आ जाएगी, क्या, n3 sin थीटा is equal to n4, वही फाइंड करना है। So n4 is equal to n3 sin theta, and sin theta ये 3 mg by √5, and sin theta is equal to 2r by 3r, ये 2 mg by √5, mg by √5, और n4 is equal to टोटल सिस्टम को अगर हम एक साथ देखते हैं, टोटल सिस्टम तो जितना इस वॉल के साथ है उतना ही इस वॉल के साथ है, तो दोनों रिएक्शन फोर्स सेम होंगे, ये 2 mg by √5। ठीक है, किसी को कोई डाउट, नो। तो फोर्सेस अल्टीमेटली हमारे इक्विलिब्रियम केसेस के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम केसेस में नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 करेंगे किसी भी एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, उनको रिजॉल्व किया फोर्सेस को, रिजोल्यूशन में एंगल गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद फिर इक्वेट कर देंगे। ये तो पहले क्वेश्चन के बाद ही लग रहा है कुछ फरार हो गया है, प्रभुदत्ता ही गायब हो गया। पूछा टेस्ट कब होगा सर, मैं टेस्ट के टाइम पे ही आऊंगा, बहुत ही पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो कुछ बाकी समझ गए, किसी को कोई डाउट बताओ यार, नहीं बस। इसमें अप्रोच बताना है, हैवी रोप इज
fixed at 2 points. Symmetrically suspended at 2 points. ये rope है, heavy uniform rope. A uniform rope of mass m, length l, mass m. Symmetrically suspended है ये, symmetrically suspended, vertical wall से ये suspended है, vertical wall से ये suspended है, और ये हमारे पॉइंट्स हैं A, B and यहाँ पे C, A, B and C. पूछा है find the tension at point A, B and C. At A, B and C. और ये जो एंगल है, this angle is given theta. Symmetrical है, every point पे symmetrical है, यूनिफॉर्म रोप है, टेंशन एट ABC की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें तो पहला पॉइंट है, टेंशन किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन किधर होती है? क्या टेंशन ऑलवेज पुलिंग होता है? टेंशन जो है क्या वो ऑलवेज पुलिंग नेचर का होता है? टेंशन जो है ऑलवेज पुलिंग होता है. फोर्स के बारे में बताया था मैंने, फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो टेंशन कब एक्ट करता है? थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो टेंशन के बारे में. टेंशन कब एक्ट करेगा? जब कोई रोप है, कोई वायर है, कोई केबल है, ऐसा कुछ है, तो वो क्या होगा? टेंशन का फोर्स अप्लाई करेगा. टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर. टेंशन से, स्ट्रिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं, ओनली पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर पाएंगे उसे. पुश होगा स्ट्रिंग से? नहीं. पुलिंग इन नेचर, ये पुलिंग नेचर का होगा, रोप वायर पुलिंग इन नेचर, एंड acts away from point of attachment, away from point of attachment. जिस पॉइंट पर अटैच होगा उससे अवे होगा, एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ, एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ रोप या स्ट्रिंग. टेंजेंशियल टू द लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए पॉइंट पे स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, स्ट्रेट स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रेट स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ये पुलिंग. अगर स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन दिखाऊंगा तो अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ. बट जैसा कि हमारे केस में ये बेंड टाइप की स्ट्रिंग है, चेन है, ऐसे बेंडिंग होगी अगर स्ट्रिंग या चेन में, तो जैसे यहाँ पे टेंशन दिखाऊंगा तो पुलिंग इन नेचर एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ. पुलिंग इन नेचर यहाँ पे तो मुझे रोप के ऊपर दिखाना है, तो ऐसे दिखाऊंगा, पुलिंग इन नेचर, पुलिंग इन नेचर. किधर? टेंजेंशियल टू द लेंथ, टेंजेंशियल टू द लेंथ. स्ट्रेट पोर्शन होगा तो हम स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे. अगर बेंड होगा, बेंड होगा, अभी इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा, बेंडिंग, बेंड रोप के ऊपर, तो ध्यान से इस बात को समझना है. अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. स्ट्रेट होगा तब तो उसी के लॉन्ग होगा. बेंड होगा, किसी भी पॉइंट पे हमें टेंशन देखना है. इस पॉइंट पे टेंशन देखना है, इस पार्ट को देखना है, इसको देखना है, पुलिंग इन नेचर. इस पार्ट को देखना है, एंड टेंजेंशियल टू द लेंथ, लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा. ठीक है. अच्छा, तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया. ए पॉइंट पे टेंशन हो जाएगा टेंजेंशियल, बी पॉइंट पे टेंशन हो जाएगा टेंजेंशियल. ये कितना हो गया? ये हो गया थीटा. ये है टेंशन TA, ये है टेंशन TB. ये एंगल भी कितना होगा? सिमेट्रिकल है इसलिए थीटा. क्या ये हो जाएगा? TB cos थीटा, और ये हो जाएगा TB sin थीटा. तुम जो है डायग्राम को अलग कर सकते हो, TA cos थीटा, और ये क्या है? TA sin थीटा.
ये तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, TB cos theta is equal to TA cos theta, TB is equal to TA, TB cos theta is equal to TA cos theta। डायग्राम यहाँ से एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ऐसे, ये है TA cos theta और ये TA sin theta, TB टेंजेंशियल है ये, तो ये TB cos theta is equal to TB sin theta, तो ये दोनों इक्वल है, तो TA cos theta is equal to TB cos theta, TA cos theta is equal to TB cos theta। सिमेट्री से हम बता सकते थे कि दोनों पॉइंट के टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। जब दोनों पॉइंट के टेंशन सेम होंगे तो यहाँ से जो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से लिख पाएंगे TA sin theta, TB sin theta, मतलब TT सेम है, तो ये हो जाएगा 2T sin theta is equal to mg, so T is equal to mg by 2 sin theta। टेंशन ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा mg by 2 sin theta। What is the tension at C? Tension at C, tension at C यहाँ से ये रोप है, रोप यहाँ से इसको कट कर दिया, हाफ पार्ट को देख लिया, हाफ पार्ट यहाँ पे टेंशन C ऐसे है, टेंजेंशियल टू द लेंथ एंड पुलिंग इन नेचर। कैसे पुलिंग सर, इस पार्ट का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो राइट साइड के स्ट्रिंग लेफ्ट वाले स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, ये हो जाएगा TC, और यहाँ पे तो T की वैल्यू फाइंड कर ही लिया, T थीटा थीटा T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। इतने पोर्शन का जो भी मास होगा वो क्या होगा m/2g। तो नेट फोर्स, नेट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एंड नेट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा जीरो, इसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हो जाएगा TC is equal to T cos थीटा, ये वैल्यू पुट कर दोगे mg/2 cot थीटा, या mg, इसकी वैल्यू पुट कर दिया mg cot थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने क्या डिस्कस किया, रोप या केबल या वायर कभी भी कर्व टाइप का होता है, बेंड टाइप का अगर होता है तो ऐसे उसको अटेंड करेंगे। किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम केसेस, इक्विलिब्रियम केसेस में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस बेंड रोप के ऊपर, उसको अटेम्प्ट करना है और आंसर उसका बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, सर्कुलर रोप है, और दिस रोप इज रेस्टिंग इन अ कोन, ऐसे कोन है, कोन के ऊपर कोन है, और कोन के ऊपर ऐसे रोप जो है सर्कुलर रोप है, ये ऐसे कोन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, सर्कुलर टाइप का। तो ऐसा ये रोप है, ऐसा रोप है। Mass of the rope is small m. Mass of the rope is small m. This cone has semi-vertex angle. This cone has semi-vertex angle theta. थीटा है, और इसके जो रेडियस है, इस कोन के बेस की रेडियस है r,
अगर मैं टॉप से इसको देखता हूँ तो ये जो रिंग है, रिंग टाइप का फॉर्म होगा, टॉप व्यू ऐसा मार्क कर सकता हूँ, यहाँ से कोई देख रहा है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा टॉप व्यू। तो ये दिखेगी ये कितने आर रेडियस का सर्किल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो फाइंड द टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन रोप। टेंशन हमें फाइंड करना है, इस रोप में कितनी टेंशन है भाई, इसके अंदर क्या टेंशन है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है कि कौन है, सर्कुलर रोप इज रेस्टिंग ऑन अ cone of semi-vertex angle theta and radius of the base is equal to capital R. If this rope is making an a circle of radius small r, मतलब ये radius जो है वो small r है, then find the tension in the rope. rope के inside में हमें tension find करना है, ठीक है। तो इसको जो है अटेम्प्ट करना है इक्विलिब्रियम। दूसरा एक इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, आंसर देना, जो भी आंसर देना चाहे जल्दी से दे सकता है, आंसर बिल्कुल इजीली बताया जा सकता है। यहाँ से a rope, a heavy rope is resting on inclined plane. ये रोप है, रोप है, इस रोप का मास स्मॉल एम है, लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। ये रोप है भाई, रोप, म्यू 0 है, ये एंगल थीटा है। यूनिफॉर्म रोप इज रेस्टिंग ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। यूनिफॉर्म रोप is resting on smooth inclined plane, smooth inclined plane, smooth inclined plane पे ही रेस्ट कर रहा है। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, where x is measured from this top end. कोई भी आंसर देना चाहेगा इसको। यूनिफॉर्म रोप इज रेस्टिंग on a smooth horizontal surface, smooth horizontal surface, then find the tension in the rope as a function of x. मतलब x डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, x डिस्टेंस पे हमें टेंशन बतानी है। टेंशन के लिए हम फोर्स बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे, FBD बनाएंगे, FBD lambda g l minus x, लैम्डा yes, lambda g l minus x, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं, sorry, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ वही आंसर इसका जो है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर दिया इसका, तो जो लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसको। मास sin पर, theta, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, वही रोप है बस। कोई भी फोर्स फाइंड करना है तो वो फ्री बॉडी डायग्राम में आना चाहिए, यहाँ से ड्रॉ कर दिया टेंशन, यहाँ से जो है इस पोर्शन का मास okay, एक्स पे कट किया है, तो ये क्या है,
L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स m हो जाएगा लैम्डा L माइनस एक्स। मास, कितने पोर्शन का मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ इज व्हाट? L माइनस एक्स। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ x इनटू g को रिजॉल्व करेंगे तो ये cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एंगल थीटा होगा। एंगल चेक करेंगे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा लैम्डा L माइनस एक्स इंटू जी कॉस थीटा, और ये डाउन द प्लेन हो जाएगा लैम्डा L माइनस एक्स जी साइन थीटा। सो टेंशन जो है इसको इक्वेट कर देंगे, इक्विलिब्रियम में है। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू लैम्डा L माइनस एक्स ई साइन थीटा, E is equal to lambda g m by L, तो ये mg by L। L माइनस एक्स, तो किस टाइप टेंशन, टेंशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? टेंशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। किसी भी पॉइंट पे याद देखो ये माइनस एक्स है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, उससे नीचे वाले वेट को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो हर पॉइंट के नीचे जितना भी वेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो जैसा हमने x लिया है, दिस टेंशन इज डिक्रीजिंग विद x। x इंक्रीज होगा तो ये माइनस होता जाएगा, x इंक्रीजेस टेंशन डिक्रीजेस। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थे। इक्विलिब्रियम का है नेट फोर्स जीरो। एक क्वेश्चन दिया है उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे एक्सेलरेटेड केसेस या एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब सिस्टम के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है। सिस्टम एक्सेलरेटेड कब होगा? जब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड दिस मास इज कांस्टेंट। तो अगेन इट्स अ वेक्टर इक्वेशन, तो हम इसको क्या लिखते हैं? स्केलर इक्वेशन। fx is equal to m into ax, net force along y is equal to m into ay, net force along z is equal to m into az। चलिए लिखेंगे, बस ये इक्वेशन अप्लाई करना है। ये फोर्सेस अगर एक्स वाई के लॉन्ग नहीं है तो उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करेंगे। जैसे बहुत सिंपल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जैसे हमारा एक है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन में जैसे ये पहला ये ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, ये जो है 2, 3 and 5, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन फोर्स R1 है एंड इट इज R2, तो व्हाट इज R1 R2? R1 R2। तो ऐसे कनेक्टेड सिस्टम है, तो कनेक्टेड सिस्टम में हम सरफेस अगर स्मूथ है, स्मूथ है तो हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम या सिस्टम चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हम एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड कर लेंगे अगर फोर्स गिवन है। कॉमन एक्सेलरेशन, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स बाय टोटल मास। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू 20 एंड राइटवर्ड। व्हाट इज द टोटल मास? 5, क्योंकि ये तो एक साथ ही मूव कर रहे हैं सारे, तो सबको हम 10 kg का एक ही ब्लॉक मान सकते हैं।
10 kg का एक दिया होता तो तुरंत बता देते। 20/10 दिस इज इक्वल टू 2 यस R1 10 R2 4 ठीक है 2 कॉमन एक्सलेशन 2 हुआ। फिर उसके बाद हमारे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे केसेस हैं तो सपोज करो कि हम ये ले लेते हैं 2 kg ले लेते हैं 2 kg। आप किसी ब्लॉक को कंसीडर कर लेंगे 2 को लेंगे तो यहाँ से ये R2 होगा R2 होगा और R2 की वजह से एक किधर जा रहा है 2 को एक्सलेशन। टी को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं बट एक क्या है कॉमन कन्वेंशन हम ऐसे ले लेंगे जिससे कि सिर्फ ये R2 यहाँ से R2 डायरेक्टली बता देंगे R2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा न्यूटन। R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड करने के लिए कंबाइंड ले लेंगे इसको 3 और 2 को एक साथ। 2 को अगर एक साथ कंबाइंड हम 5 kg एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे ऐड कर रहा है R1 और इसका एक्सेलरेशन है 2 तो व्हाट इज R1 इज इक्वल टू 5 into 2 ये हो जाएगा 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो कनेक्टेड मोशन में हमने फाइंड कर लिया। कॉमन एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद फिर बाकी रिएक्शन फोर्स हम हमारे सुटेबल सिलेक्शन ऑफ चॉइस है कि यहाँ से इसको ले लिया फाइंड कर सकते हैं। क्या 5 से फाइंड कर सकते हैं R1 5 से भी फाइंड हो जाएगा। 5 के लिए भी वो तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के ऊपर है कि 5 है यहाँ से जो है 20 है और यहाँ से कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस को पुश करता है। R1 की डायरेक्शन किधर होगी R1 की डायरेक्शन पुशिंग होगी ऐसे और ये जा रहा होगा किससे 2 एक्सेलरेशन से। इक्वेशन लिख लेंगे इसको तो वहां से भी 10 आ जाएगा। नेट फोर्स 20 माइनस R1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 into 2 10 तो R1 इज इक्वल टू 10। अगर एक्सेलरेटेड में पहले ऐसे अगर कनेक्टेड मोशंस हैं तो इस कनेक्टेड मोशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर फिर क्या होगा फर्स्ट सेम अप्रोच हमेशा अप्लाई करना है। What is the reaction force? The answer common acceleration. Hmm. 5 न्यूटन 5 न्यूटन या -5 न्यूटन? यस सर -5 न्यूटन ठीक है तो सेम अप्रोच हम यूज करेंगे। सेम अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे कि ये जो है नेट एक्सेलरेशन 15/15 A is equal to net force is 15 divided by total mass 15 वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बाद किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 5 को देखेंगे तो 10 क्या कर रहा होगा 5 को पुश कर रहा होगा यहाँ से रिएक्शन R हो जाएगा और यहाँ से जो 10 ऐड कर रहा होगा और ये 5 होगा और ये 1 से जा रहा है। इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स मतलब R plus 10 is equal to mass into acceleration 5 into 1 यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी -5। -5 का मतलब है कभी भी हम लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन को इंपॉर्टेंट चीज है कभी भी हम लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमारा माइनस आता है मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स की डायरेक्शन हमने डिनोट की है एक्चुअल में फोर्स उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ मतलब इस 5 kg पे जो फोर्स एक्ट करना चाहिए वो हमारे डिनोटेड डायरेक्शन से अपोजिट मतलब ऐसे 5 न्यूटन एक्ट करना चाहिए और ऐसे 10 न्यूटन एक्ट करना चाहिए। तो 10 न्यूटन तो ठीक है 5 न्यूटन को ऐसे एक्ट करने के लिए 10 को क्या करना चाहिए
इस ब्लॉक को पुल करना चाहिए, तब तो ऐसे ऐड करेगा। बट क्या कभी कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे सरफेस को पुल करेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दो सरफेसेस एक को हमेशा पुश ही कर सकते हैं। रिएक्शन फोर्स कैन ऑलवेज बी पुशिंग इन नेचर। ये पुलिंग तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि ऐसा केस पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये फोर्स पॉसिबल नहीं होगा। ये फोर्स पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की 0 होगी। 0 का मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे 10 है तो इसका इंडिविजुअली 5 kg की रफ्तार बहुत तेज है, 5 kg की स्पीड बहुत तेज है, 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे 5/10.5 है, ये थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है, तो अभी तो कांटेक्ट में है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये तुरंत आगे भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा, रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी अगर इक्वेशन सॉल्व करते हो एंड रिएक्शन फोर्स नेगेटिव आता है, मतलब कि वहां पे रिएक्शन फोर्स क्या है? 0। कभी भी रिएक्शन फोर्स नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब रिएक्शन 0 का मतलब बोथ ब्लॉक्स आर नॉट इन कांटेक्ट, बोथ ब्लॉक्स आर नॉट इन कांटेक्ट, ये जो है कांटेक्ट में नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हम गेस कर पा रहे हैं, बट हमें ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कि कांटेक्ट में है या नहीं है। तो वो अगर हम सॉल्व करेंगे, जो अप्रोच है उसी से सॉल्व करेंगे। अगर रिएक्शन फोर्स कहीं पे भी नेगेटिव आया मतलब वो कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट छोड़ गया। तो ठीक है, ये कनेक्टेड मोशन के एग्जांपल थे, आज इंट्रोडक्टरी था, आज इसको इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा तुम भी अपने नोट्स वगैरह जो पढ़े हुए हो उनको कंप्लीट कर लो, जो बुक्स वगैरह सॉल्व किया है उनको थोड़ा अरेंज कर लो, प्रिपरेशन को एक ट्रैक पे 1-2 दिन में ऑर्गेनाइज करके स्टार्ट कर लो। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए जो होगा वो नोटिस ग्रुप पे चला जाएगा और ये नोट्स मैं अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा रेफर करने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, एंजॉय करो, थैंक यू सर। रिवाइज करो। थैंक यू।